जंगल कभी क्रूर नहीं होता, वो सिर्फ न्यायप्रिय होता है। हम उसे जंगल का कानून कहते हैं, पर सच तो यह है, कानून हमने तोड़े, जंगल ने नहीं। एक बाघ जन्म से आदमखोर नहीं होता, वो भी उसी प्रकृति का हिस्सा है जिसका हिस्सा हम हैं। लेकिन जब उसकी जमीन सिकुड़ती है, जब उसके शिकार कम हो जाते हैं, या जब उसके शरीर पर गोली का घाव सड़ता है, तब वो बदलता है। और जब बाघ बदलता है तो इंसान उसे राक्षस कह देता है। कभी सोचा है आदमखोर असल में कौन है? वो बाघ जो भूख और दर्द से मजबूर होकर इंसान पर हमला करता है, या वो इंसान जो जंगल में कदर रखकर खुद को मालिक समझ बैठता है। यह कहानी एक बाघ की है, पर इससे ज्यादा यह कहानी हमारे अहंकार की है। यह दहाड़ सिर्फ पहाड़ों में नहीं गूंजी, यह हमारे भीतर भी गूंजी थी। आज हम सुनेंगे उस आदमखोर की दास्तान जिसने हमें आईना दिखाया कि शिकारी और शिकार के बीच की रेखा कभी कभी बहुत धुंधली हो जाती है। कहानी शुरू होती है जहां इंसान और जंगल आमने सामने खड़े थे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श। हमारी कहानी चल रही है द चौगड़ मैन ईटर, जिसे कि हमने लिया है किताब द मैन ईटर ऑफ कुमायूं से, जिसे कि लिखा है जिम कॉर्बेट ने। तो इसके अभी तक 6 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने पीछे की कहानी नहीं सुनी है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके उन कहानियों को पहले सुन लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज 7वां पार्ट। जिम कॉर्बेट बताना शुरू करते हैं कि मेरे उन पाठकों के लिए जिन्होंने धैर्यपूर्वक अब तक मेरी कहानी को सुना है, मैं बाघिन के साथ अपनी पहली और आखिरी मुलाकात का स्पष्ट और विस्तृत विवरण देना चाहूंगा। यह बैठक 11 अप्रैल 1930 की दोपहर को हुई। कालाअगर में मेरे आगमन के 19 दिन बाद मैं उस दिन दोपहर 2 बजे जंगल के रास्ते पर चुनिंदा जगहों पर अपनी 3 भैंसों को बांधने के इरादे से निकला था। तभी बंगले से 1 मील दूर एक जगह पर, जहां सड़क एक पहाड़ी को पार करके काला अगर पर्वतमाला के उत्तर से पश्चिम की ओर जाती है, मुझे लकड़ी इकट्ठा करने निकले पुरुषों का एक बड़ा समूह मिला। उस समूह में एक बूढ़ा आदमी भी था। एक व्यक्ति ने पहाड़ी से नीचे, जहां हम खड़े थे, वहां से लगभग 500 गज दूर युवा बलूत के पेड़ों के एक घने झुंड की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसी झुंड में 1 महीने पहले आदमखोर बाघ ने उसके इकलौते बेटे 18 वर्षीय युवक की हत्या कर दी थी। मैंने पिता से उसके बेटे की हत्या की कहानी नहीं सुनी थी, इसलिए जब हम सड़क के किनारे बैठकर सिगरेट पी रहे थे तो उसने अपनी कहानी सुनाई, उस जगह की ओर इशारा करते हुए जहां लड़के की हत्या हुई थी और जहां अगले दिन उसका शव मिला था। बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे की मौत के लिए उस दिन लकड़ियां इकट्ठे करने गए 25 लोगों को दोषी ठहराया और बड़े गुस्से से कहा कि वे भाग गए और उसे बाघों के हाथ मारे जाने के लिए छोड़ दिया। मेरे पास बैठे कुछ लोग उन 25 लोगों के समूह में थे और उन्होंने लड़के की मौत की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया और उस पर भगदड़ का कारण बनने का आरोप लगाया, क्योंकि उसने चिल्लाकर कहा था कि उसने बाघ की दहाड़ सुनी थी और सबको अपनी जान बचाने के लिए भागने को कहा था। इससे बूढ़े व्यक्ति को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, तुम बड़े हो चुके हो और वह तो बस एक लड़का था और तुम उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए। मुझे उन सवालों के लिए खेद था जिनकी वजह से यह गर्मा गर्म बहस छिड़ी थी, और बूढ़े आदमी को शांत करने के लिए, ना कि किसी अच्छे काम के लिए, मैंने कहा कि मैं अपनी एक भैंस को उस जगह के पास बांध दूंगा जहां उन्होंने कहा था कि उनके बेटे को मारा गया था। इसलिए 2 भैंसों को बंगले में वापस ले जाने के लिए दल को सौंपकर मैं अपने 2 आदमियों के पीछे चल पड़ा, जो बची हुई भैंस को आगे ले जा रहे थे। जहां हम बैठे थे उसके पास से एक पगडंडी पहाड़ी से नीचे घाटी की ओर जाती थी और फिर सामने की चीड़ के पेड़ों से ढकी ढलान पर टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऊपर चढ़कर 2 मील आगे जाकर वन मार्ग में मिल जाती थी। यह पगडंडी एक खुले मैदान के पास से गुजरती थी, जो उस बलूत के घने जंगल से सटा हुआ था जिसमें उस लड़के की हत्या हुई थी। लगभग 30 गज चौकोर इस मैदान पर चीड़ का एक अकेला पौधा था। मैंने इसे काट डाला। मैंने भैंस को पेड़ के ठूंठ से बांध दिया। एक आदमी को उसके लिए घास काटने का काम सौंपा और दूसरे आदमी माधव सिंह की, जो
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवा में था और उसके बाद गढ़वालियों की सेवा कर चुका था। अब संयुक्त प्रांत नागरिक पायनियर बल में कार्यरत एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था। उसे बलूत के पेड़ पर चढ़ने का निर्देश दिया गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी के सिरे से एक सूखी शाखा पर प्रहार करने और पहाड़ी लोगों की तरह जोर जोर से चिल्लाने के लिए कहा गया, जैसे वे अपने मवेशियों को चराने के लिए या पत्तियां काटते समय करते हैं। फिर मैंने खुले मैदान के निचले किनारे पर लगभग 4 फुट ऊंची एक चट्टान पर मोर्चा संभाला। चट्टान के आगे पहाड़ी घाटी की ओर खड़ी ढलान पर थी और घने पेड़ों और झाड़ियों से ढकी थी। जमीन पर बैठा आदमी कटी हुई घास लेकर कई चक्कर लगा चुका था और पेड़ पर बैठा माधो सिंह बारी बारी से जोर जोर से चिल्ला रहा था और गा रहा था, जबकि मैं चट्टान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। राइफल मेरी बाईं बाह में थी। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि आदमखोर बाघिन आ गई है। जमीन पर बैठे आदमी को जल्दी से अपने पास बुलाते हुए मैंने माधो सिंह का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सीटी बजाई और उसे चुप रहने का इशारा किया। 3 तरफ से जमीन अपेक्षाकृत खुली थी। पेड़ पर बैठा माधो सिंह मेरे बाईं ओर था, घास काटने वाला आदमी मेरे सामने था, जबकि भैंस जो अब बेचैन दिख रही थी मेरे दाईं ओर थी। इस इलाके में बाघिन मेरी नजर से बच नहीं सकती थी और चूंकि वह पास आ गई थी इसलिए अब उसके होने की केवल एक ही जगह थी और वह थी मेरे पीछे और ठीक नीचे। अपनी जगह लेते समय मैंने देखा कि चट्टान का दूसरा किनारा ढलानदार और चिकना था, जो पहाड़ी से 8-10 फीट नीचे तक फैला हुआ था और जिसका निचला हिस्सा घनी झाड़ियों और चीड़ के छोटे पौधों से ढका हुआ था। बाघिन के लिए चट्टान पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन मुमकिन था और मैंने अपनी सुरक्षा के लिए झाड़ियों में उसकी आवाज सुनने पर भरोसा किया। अगर वह चढ़ने की कोशिश करती तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाघिन, जैसा कि मैंने इरादा किया था, माधो सिंह के शोर से आकर्षित होकर चट्टान पर आ गई थी और जब वह मेरी ओर देख रही थी और अपनी अगली चाल की योजना बना रही थी, तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी मौजूदगी, मेरे रुख में बदलाव और आदमियों की चुप्पी ने शायद उसे शक में डाल दिया था। खैर, कुछ मिनटों के बाद मुझे पहाड़ी से थोड़ी दूर एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मेरी बेचैनी दूर हो गई और तनाव कम हो गया। एक मौका हाथ से निकल गया, लेकिन मेरे पास अभी भी गोली चलाने का अच्छा मौका था, क्योंकि निसंदेह जल्द ही लौट आएगी वह, और जब उसे पता चलेगा कि हम चले गए हैं तो वह शायद भैंस को मारकर ही संतुष्ट हो जाएगी। अभी भी 4-5 घंटे का दिन का उजाला था और घाटी पार करके दूसरी ढलान पर चढ़ने से मैं उस पूरी पहाड़ी को देख पाऊंगा जहां भैंस बंधी थी। अगर उसे गोली लग भी जाती तो वह 200 से 300 गज की दूरी से मारनी पड़ती, लेकिन मेरे पास जो .275 राइफल थी वह सटीक थी और अगर मैं बाघिन को केवल घायल भी कर देता तो मेरे पास खून का निशान तो होगा, जो सैकड़ों वर्ग मील के जंगल में उसे ढूंढने से बेहतर होगा, जैसा कि मैं पिछले कई महीनों से कर रहा था। वह आदमी परेशानी का सबब थे। उन्हें अकेले बंगले में वापस भेजना हत्या से कम नहीं होता, इसलिए मजबूरी में मैंने उन्हें अपने साथ रखा। भैंस को पेड़ के ठूंठ से इस तरह बांधकर कि बाघिन उसे उठाकर ना ले जा सके, मैंने खुले मैदान को छोड़ दिया और अपने रास्ते पर वापस आ गया, ताकि मैं अपनी पहले से तय योजना को अंजाम दे सकूं, यानी सामने वाली पहाड़ी से निशाना साधने की कोशिश कर सकूं। रास्ते पर लगभग 100 गज चलने के बाद मैं एक खाई के पास पहुंच गया। इस खाई के दूसरी ओर रास्ता घनी झाड़ियों में प्रवेश कर गया और चूंकि मेरे पीछे 2 लोग थे और घनी झाड़ियों में जाना उचित नहीं था, इसलिए मैंने खाई में उतरने, घाटी से मिलने तक उसका अनुसरण करने, घाटी में ऊपर चढ़ने और झाड़ियों के दूसरी ओर रास्ते पर पहुंचने का निर्णय लिया। खाई लगभग 10 गज चौड़ी और 4-5 फीट गहरी थी और जैसे ही मैं उसमें उतरा, एक चिड़िया उस चट्टान से फड़फड़ाकर उड़ गई जिस पर मैंने अपने हाथ रखा था। जिस जगह से चिड़िया उड़ी थी उस जगह पर देखने पर मुझे 2 अंडे दिखाई दिए। ये अंडे भूसे के रंग के, गहरे भूरे निशानों वाले। ये पक्षी बेहद असामान्य आकार के थे। एक लंबा और नुकीला था,
जबकि दूसरा कंचे की तरह गोल था। मेरे संग्रह में नाइट जार के अंडे नहीं थे, इसलिए मैंने इस अनोखे समूह को भी शामिल करने का फैसला किया। मेरे पास अंडों को रखने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने अपने बाएं हाथ को हथेली में रखकर अंडे को उसमें रखा और चारों ओर थोड़ी सी काई लपेट दी। जैसे जैसे मैं घाटी में नीचे उतरता गया, किनारे ऊंचे होते गए और जहां से मैंने प्रवेश किया था वहां से 60 गज की दूरी पर मुझे लगभग 12 से 14 फीट गहरी खाई दिखाई दी। बारिश में इन सभी पहाड़ी घाटियों से बहने वाले पानी ने चट्टान को कांच की तरह चिकना कर दिया था, और चूंकि यह इतना ढलान वाला था कि पैर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने राइफल उन आदमियों को सौंप दी और किनारे पर बैठकर नीचे फिसलने लगा। मेरे पैर अभी रेतीले तल पर लगे ही थे कि 2 आदमी उछलकर मेरी दोनों ओर आ गिरे और राइफल मेरे हाथ में थमाकर बहुत घबराए हुए सर में पूछा कि क्या मैंने बाघ की आवाज़ सुनी थी। दरअसल मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, शायद चट्टानों पर मेरे कपड़ों के खिसने की आवाज़ के कारण। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें पास ही कहीं एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी थी, लेकिन आवाज़ किस दिशा से आई थी यह वह नहीं बता पाए। बाघ शिकार की तलाश में गुर्राकर अपनी मौजूदगी का संकेत नहीं देते। इसका एकमात्र और वह भी बेहद असंतोषजनक स्पष्टीकरण मैं यही दे सकता हूँ कि खुले मैदान से निकलने के बाद बाघिन हमारा पीछा करती हुई आई और हमें खाई से नीचे जाते देख वह आगे बढ़कर उस जगह पर खड़ी हो गई जहाँ खाई आधी चौड़ी हो जाती थी, और जब वह मुझ पर झपटने ही वाली थी मैं ढलान से नीचे फिसलकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया और उसने अनजाने में अपनी निराशा को एक धीमी गुर्राहट के रूप में व्यक्त कर दिया। यह कोई संतोषजनक कारण नहीं है, सिवाय इसके कि बिना किसी कारण के यह मान लिया जाए कि उसने मुझे अपने भोजन के लिए चुन लिया था और इसलिए उसे उन दोनों आदमियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तीनों जहां अब एक साथ खड़े थे, हमारे पीछे चिकनी खड़ी चट्टान थी। हमारे दाहिनी ओर एक चट्टान की दीवार थी जो खाई के ऊपर थोड़ी झुकी हुई थी और 15 फीट ऊंची थी, और हमारे बाईं ओर एक 30-40 फुट ऊंची बड़ी बड़ी चट्टानों का ढेर लगा हुआ था। जिस घाटी में हम खड़े थे उसका रेतीला तल लगभग 40 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा था। इस रेतीले तल के निचले सिरे पर एक विशाल चीड़ का पेड़ गिर पड़ा था, जिसमें घाटी अवरुद्ध हो गई थी और इसी अवरोध के कारण रेत जमा हो गई थी। लटकती हुई चट्टान की दीवार गिरे हुए पेड़ से 12-15 फुट की दूरी पर समाप्त हो जाती थी, और जैसे ही मैं चट्टान के छोर के पास पहुंचा मेरे पैरों से रेत का कोई आवाज़ नहीं हुई, और सौभाग्य से मैंने देखा कि रेतीला तल चट्टान के पीछे तक फैला हुआ था। जिस चट्टान के बारे में मैं इतना कुछ कहा हूँ उसे मैं एक विशाल स्कूल की स्लेट के रूप में वर्णन करता हूँ, जिसका निचला सिरा 2 फीट मोटा है और जो अपनी एक लंबी भुजा पर लगभग लंबवत खड़ी है। जैसे ही मैं उस विशाल स्लेट से दूर हटा, मैं अपने दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा और सीधे बाघिन के चेहरे को देखा। अब जिम कॉर्बेट आगे बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको स्थिति की स्पष्ट जानकारी हो। वो बता रहे हैं कि चट्टान के पीछे की रेतीली जमीन बिल्कुल समतल थी। उसके दाईं और 15 फुट ऊंची चिकनी स्लेट की चट्टान थी जो थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई थी। बाईं ओर लगभग 15 फुट ऊंचा एक कटावदार ढलान था जिस पर घनी कटीली झाड़ियां उगी हुई थी, जबकि दूसरे छोर पर एक ऐसी ढलान थी लेकिन उससे थोड़ी ऊंची थी जिस पर मैं फिसला था। इन 3 प्राकृतिक दीवारों से घिरी रेतीली जमीन लगभग 20 फीट लंबी और आधी चौड़ी थी, और उस पर बाघिन अपने अगले पंजे फैलाकर और पिछले पैर मोड़कर लेटी हुई थी। उसका सिर जो उसके पंजों से कुछ इंच ऊपर उठा हुआ था मुझसे 8 फुट दूर था, और उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसे किसी कुत्ते के चेहरे पर लंबे समय बाद अपने मालिक का स्वागत करते समय होती है। मेरे मन में 2 विचार कौन थे। एक तो यह कि पहल करना मेरी जिम्मेदारी थी, और दूसरा यह कि पहल इस तरह से की जानी चाहिए जिससे बाघिन घबराए या नर्वस हो जाए। राइफल मेरे दाहिने हाथ में थी जिसे मैंने तिरछे हाथ से पकड़ रखा था। छाती पर सेफ्टी कैच हटाकर
और बाघिन पर निशाना साधने के लिए थूथन को एक वृत्त के 3/4 हिस्से में घुमाना होगा। एक हाथ से राइफल को घुमाने की क्रिया बहुत धीरे धीरे और लगभग ना के बराबर शुरू हुई, और जब 1/4 चक्कर पूरा हो गया तो राइफल का बट मेरे दाहिने हिस्से से छू गया। अब मुझे अपना हाथ फैलाना पड़ा और जैसे ही बट मेरे बगल से हटा मैंने धीरे धीरे घुमाना जारी रखा। मेरा हाथ अब पूरी तरह फैला हुआ था और राइफल का वजन महसूस होने लगा था। अब बस थोड़ा और आगे जाना बाकी था। बाघिन, जिसने एक पल के लिए भी अपनी निगाह मुझसे नहीं हटाई थी, अब भी मेरी ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर अभी भी प्रसन्नता का भाव था। राइफल को 3/4 वृत्त पूरा करने में कितना समय लगा ये अब मैं नहीं बता सकता। बाघिन की आंखों में देखते हुए और इसलिए बैरल की गति को ना देख पाने के कारण मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा हाथ सुन्न हो गया और राइफल का घुमाना कभी पूरा ना हो पाए। हालांकि अंततः घूमना पूरा हुआ और जैसे ही राइफल बाघिन के शरीर की ओर तनी मैंने ट्रिगर दबा दिया। उस सीमित जगह में अतिरंजित सी आवाज सुनी और झटके को महसूस किया, और अगर राइफल चलने के ये ठोस सबूत ना होते तो गोली के तात्कालिक परिणाम के बावजूद मैं उन भयानक दुस्सपनों में से एक की चपेट में आ सकता था जिनमें राइफल के ट्रिगर व्यर्थ ही खींचे जाते, लेकिन वह महत्वपूर्ण छल में चलने से इनकार कर देती है। कुछ क्षणों के लिए बाघिन बिल्कुल स्थिर रही और फिर धीरे धीरे उसका सिर उसके फैले हुए पंजे पर झुक गया। उसी समय गोली के घाव से खून की एक धार निकली। गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी को घायल कर दिया था और उसके हृदय से ऊपरी हिस्से को चकनाचूर कर दिया था। मेरे पीछे कुछ गज की दूरी पर चल रहे 2 आदमी जो चट्टान की मोटाई के कारण बाघिन से अलग थे, मुझे रुकते और मुड़ते देख थम गए। फिर उन्हें सहज ही पता चल गया कि मैंने बाघिन को देख लिया है और मेरे व्यवहार से उन्होंने समझ लिया कि वह आसपास ही है। माधव सिंह ने बाद में कहा कि वह मुझे पुकार कर कहना चाहता था कि अंडे छोड़ दूं और राइफल को दोनों हाथ से पकड़ लूं। जब मैंने गोली चलाई और राइफल की नोक अपने पैर की उंगलियों पर टिकाई तो माधव सिंह एक इशारे पर आगे आए और राइफल मुझसे ले ली। क्योंकि अचानक मेरे पैर लड़खड़ाने लगे, इसलिए मैं गिरे हुए पेड़ की ओर भागा और बैठ गया। उसके पैर के तलुओं को देखे बिना मैं जान गया कि यह वही चौगड़ बाघिन है जिसे मैंने शिकार गाह भेजा था और जिसने 64 इंसानों की जान ली थी। लेकिन जो वहाँ के निवासी हैं वो लगभग ये संख्या दोगुनी बताते हैं। मतलब कि 64 आदमी तो नोट किए गए हैं सरकार के दस्तावेज में कि 64 लोगों को तो उसने मारा था, लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो बता रहे हैं लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को मार चुकी थी। 3 बातें जो आपको मेरी हानि की प्रतीत हो सकती है वास्तव में मेरे पक्ष में थी। ये थी मेरे बाएं हाथ में अंडे, मेरे पास मौजूद हल्की राइफल और बाघ का आदमखोर होना। यदि मेरे हाथ में अंडे ना होते तो मेरे दोनों हाथ राइफल पर होते, और जब मैंने पीछे मुड़कर बाघ को इतनी नज़दीक देखा तो सहज रूप से मैं उसकी ओर मुड़ने की कोशिश करता और गतिहीनता के कारण रुकी हुई छलांग निश्चित रूप से लग जाती। फिर यदि राइफल हल्की ना होती तो मेरे लिए उस तरह से हिलाना संभव ना होता जिस तरह से हिलाना आवश्यक था, और फिर पूरी ताकत से गोली चलाना। और अंत में यदि बाघ केवल एक साधारण बाघ होता और आदमखोर ना होता तो खुद को घिरता हुआ पाकर वह खुले मैदान की ओर दौड़ता और मुझे रास्ते से हटा देता, और बाघ द्वारा रास्ते से हटा दिया जाना आमतौर पर घातक होता है। जब वे लोग रास्ता बदलकर पहाड़ी पर चढ़ गए ताकि भैंस को मुक्त कर सके और रस्सी को सुरक्षित कर सके जिसकी आवश्यकता किसी अन्य और अधिक सुखद उद्देश्य के लिए थी, मैं चट्टानों पर चढ़कर खाई के ऊपर गया ताकि अंडों को उनके असली मालिक को लौटा सकूं। मैंने अपने साथी खिलाड़ियों की तरह अंधविश्वासी होने का अपराध स्वीकार करता हूं। पूरे 1 साल तक चले 3 लंबे समय तक मैंने बाघिन पर निशाना साधने की हर संभव कोशिश की, लेकिन असफल रहा था। और अब अंडे उठाते ही कुछ मिनटों में मेरी किस्मत पलट गई थी। अंडे जो इतने समय तक मेरे बाएं हाथ की हथेली में सुरक्षित रखे हुए थे, जब मैंने उन्हें चट्टान में बने उस छोटे से गड्ढे में वापस रखा जो घोंसलों का काम कर रहा था, तब भी गर्म थे। और जब मैं आधे घंटे बाद फिर उस रास्ते से गुजरा तो वे अंडे सेने वाली मुर्गी के नीचे गायब हो चुके थे।
जिसका रंग चट्टान के धब्बेदार रंग से इतना मिलता जुलता था कि मेरे लिए घोंसलों की सही जगह जानना और उनके आसपास के वातावरण से अलग पहचानना मुश्किल था। महीनों की देखभाल के बाद भैंसा इतना पालतू हो गया था कि वह कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलता था। वह आदमियों के पीछे पीछे पहाड़ी से नीचे भागा, बाघिन को सूंघा और संतुष्टि से जुगाली करने के लिए रेत पर लेट गया, जबकि हमने बाघिन को उस मजबूत खंबे से बांध दिया जिसे आदमियों ने काटा था। मैंने माधो सिंह को बंगले पर वापस आकर मदद करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आदमखोर बाघिन को अंदर ले जाने का काम वे और उनका साथी अकेले नहीं करना चाहते, और अगर मैं भी उनकी मदद करूं तो बीच बीच में आराम करते हुए यह काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम तीनों हट्टे कट्टे आदमी थे, दो बचपन से ही भारी बोझ उठाने के आदी थे और तीनों ही खुले में रहने के कारण सख्त हो चुके थे। फिर भी हमने जो काम अपने हाथ में लिया था वह बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। जिस रास्ते से हम आए थे वह इतना सकरा और घुमावदार था कि बाघिन को जिस लंबे डंडे से बांधा गया था वह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए सांस लेने और डंडे को कंधे की मांसपेशियों में ज़्यादा गहराई तक चुभने से रोकने के लिए बार बार रुकते हुए हम रस भरी और कटीली झाड़ियों के घने जंगल से होते हुए सीधे पहाड़ी पर चढ़ गए। इन झाड़ियों के कांटों में हमारे कपड़े का एक हिस्सा और त्वचा का एक हिस्सा छिल गया, जिसके कारण कई दिनों तक नहाना एक दर्दनाक अनुभव बन गया। जब आसपास की पहाड़ियों पर सूरज की रोशनी अभी भी पड़ रही थी, तभी तीन अस्त व्यस्त और बेहद खुशमिजाज आदमी एक भैंस के साथ बाघिन को काला गरवन बंगले में ले गए और उस शाम से लेकर आज तक सैकड़ों वर्ग मील के पर्वतीय और घाटी क्षेत्र में जिस पर चौगड़ बाघिन ने 5 वर्षों की अवधि तक अपना दबदबा बनाए रखा था, कोई भी इंसान मारा या घायल नहीं हुआ है। मैंने पूर्वी कुमायूं के उस नक्शे पर एक और क्रॉस और तारीख जोड़ दी जो मेरे सामने दीवार पर टंगा है। यह क्रॉस और तारीख उस आदमखोर को मिली थी। क्रॉस कालाअगर से 2 मील पश्चिम में है और इसके नीचे 11 अप्रैल 1930 की तारीख लिखी है। बाघिन के पंजे टूटे हुए और घिसे हुए थे, उसका एक नुकीला दांत टूटा हुआ था और सामने इसके दांत हड्डी तक घिस चुके थे। इन्हीं खामियों के कारण वह आदमखोर बन गई थी और इसी वजह से वह सीधे तौर पर और अपने दम पर उन इंसानों में से अधिकांश को नहीं मार पाती थी जिन पर उसने उस दिन से हमला किया था, जब उसे उस शावक की सहायता से वंचित कर दिया गया था जिसे मैंने अपनी पहली यात्रा में गलती से गोली मार दी थी। तो ये थी चौगड़ के आदमखोर की कहानी। मैं फिर मिलूंगा एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, क्योंकि कहानियां कभी मरती नहीं थी। ये थी आज की दास्तां। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। थैंक यू।